बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। दोनों भाई बहुत गरीब थे। जब वो छोटे थे तभी उनके ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था। बिना माता पिता के इनका जीवन बहुत कठिन हो चुका था। दोनों भाई दूसरों के घरों और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे, लेकिन आपस में दोनों भाइयों को बड़ा प्रेम था। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वो भोजन बनाते थे। इसी तरह वो दोनों भाई अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह कुछ सालों तक चलता रहा। एक दिन बड़ा भाई रमेश अपने छोटे भाई सुरेश से बोलता है, सुरेश, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम कब तक इसी तरह गरीबी में अपना जीवन काटते रहेंगे? कब तक इस पुराने घर में रहेंगे? कब तक दूसरों के घर मजदूरी करेंगे? आने वाले समय में हम लोगों का विवाह भी होगा। हम उन्हें कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे? भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक इसी गरीबी में रहेंगे? इस गरीबी में अपना पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे हमें ये हर रोज मजदूरी से छुटकारा मिल जाए। हम भी अपना आराम का जीवन जिए। सुरेश, हमारे गांव के बहुत से लोग गांव से निकल रहे हैं, शहर में जाकर रहने लगे हैं। आज उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ मैं शहर चला जाऊँ और वहाँ कोई काम ढूंढ लूँ। जब कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं तुम्हें भी बुला लूँगा, फिर हम आराम से अपना जीवन जिया करेंगे। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको शहर जाने से हमारे दिन सुधर सकते हैं, तो आप कल ही शहर चले जाइए। जब आपका काम सही चलने लगे तो आप भी मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही आपके पास चला आऊँगा। अगले ही दिन रमेश शहर की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद वो कई जगह काम की तलाश करता है। फिर उसे एक जगह काम मिल ही जाता है। उसके बाद रमेश धीरे धीरे धनवान बनता चला गया और कुछ ही दिनों में वो अपना कारोबार भी शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत मालदार हो जाता है। रमेश एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता है और एक महिला से विवाह भी कर लेता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश अभी भी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेश रोज अपने बड़े भाई के बारे में सोचता रहा। अब तक तो भैया बहुत बड़े सेठ बन गए होंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। सुरेश बेचारा अपने भाई की राह देख रहा था कि उसका बड़ा भाई उसे बुलाने आएगा, लेकिन उसके भाई का ना ही कोई बुलावा आता है और ना ही वो खुद आता है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। सुरेश का भाई रमेश अपने बड़े भाई के बारे में सोचते सोचते अपने गांव के आदमी के पास जाता है जो शहर से आया हुआ था। सुरेश अपने भाई के बारे में मालूम करने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है। भाई भोला, तुम शहर से आ रहे हो ना? तुम्हें कुछ खबर मिली मेरे भाई के बारे में? उन्हें शहर गए कई महीने हो गए, ना ही उन्होंने मुझे बुलाया और ना ही वो खुद मिलने आए। हाँ सुरेश, सच कहूँ तो मैं शहर में था, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। तुम्हारा भाई किसी काम में व्यस्त होगा शायद, इसलिए तुम्हें वो नहीं बुला पाया और ना ही खुद आ पाया। भैया तो हमेशा कहते थे कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा आखिर क्या हो गया जो अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आए? सुरेश, कभी ऐसा हालात हो जाता है कि शहर जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आता। बहुत लोग शहर में जाकर अपनों को भी भूल जाते हैं। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें अपना समझता है तो जरूर तुम्हारे पास मिलने आएगा। तुम धैर्य रखो। भोला भैया, मुझे तो लगता है मुझे भूल गए हैं, नहीं तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं तो कब से भैया का इंतजार करता हूँ, सिर्फ एक बार वह आ जाए और फिर मुझे भी शहर ले चले। सुरेश फिर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगता है
अपने घर पहुंचकर सुरेश अपने भैया के बारे में मन ही मन सोचने लगता है। भैया को गए 6 महीने हो गए, अब तक उन्होंने मुझे याद नहीं किया। शायद भैया मुझे भूल गए होंगे, लेकिन भैया तो कहकर गए थे मैं जाने के बाद तुम्हें भी बुलाऊंगा, लेकिन अब तक उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। सुरेश अपने भैया के बारे में सोचते सोचते दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन काट रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सुरेश के पास आता है और वो सुरेश से बोलता है, सुरेश कैसे हो? तुम्हारे भाई का कोई अता पता चला या नहीं? बाबा, भैया को गए अभी तक 1 साल हो गया और ना ही वो आए और ना ही वो मुझे बुलाने आए। सुरेश, तुम अपना शादी कर लो, कब तक तुम कुआरा रहोगे? तुम्हारी उम्र भी बीतती जा रही है। बाबा, मैं तो अभी किसी तरह अपना जीवन किसी दूसरे के खेतों में काम करके व्यतीत कर रहा हूँ। मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ, मैं अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रख पाऊंगा? सुरेश, तुम उसकी चिंता मत करो, एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब सुधर जाएगा। हो सकता है तुम्हारे होने वाली पत्नी भाग्यशाली हो, शादी के बाद तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। सुरेश फिर उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और एक खूबसूरत सी लड़की देखकर शादी कर लेता है। सुरेश को शादी के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। वो और मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी की देखभाल करने लगता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सुरेश की शादी को 1 साल बीत चुके थे। उसकी पत्नी अब गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन सुरेश खेत से काम करके आया तो उसकी पत्नी सुरेश को खुशखबरी देती है। अजी, आपको पता है मैं गर्भवती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। सीमा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। पर सीमा। अजी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, क्या बात है? सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं घर चला पाता हूँ। बच्चा हो जाने के बाद मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं बहुत मुश्किल से किसी तरह अपना और तुम्हारा गुजारा कर पाता हूँ। ऐसे में मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगा? अजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा होने वाला संतान बहुत भाग्यशाली होगा, जिसके आने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सीमा, तुम्हारी ये बातें सच हो। हमारा होने वाला संतान भाग्यशाली हो। केवल कुछ ही दिनों में सीमा के गर्भ से एक खूबसूरत सा बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम सुरेश श्याम रखता है। सुरेश के ऊपर अब उसके बेटे की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सुरेश अब हर रोज दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमा पाता। धीरे धीरे सुरेश का बेटा श्याम, जो दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था, एक दिन श्याम अपनी माँ से राजमा चावल बनाने की जिद करने लगता है। माँ, मुझे राजमा चावल खाने के लिए बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए राजमा चावल बना दीजिए ना। श्याम, हमारे घर में तो केवल और केवल एक ही टाइम का राशन बचा हुआ है। तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए राजमा चावल बना देती हूँ। सीमा फिर अपने बेटे के लिए राजमा चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर में सीमा बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बना लेती है और अपने बेटे को खाने के लिए देती है। श्याम फिर राजमा चावल खाकर देखता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। वो अपनी माँ की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। माँ, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। आप बहुत स्वादिष्ट राजमा चावल बनाई हैं। खाने में तो मजा ही आ गया। शाम होती है। सुरेश काम करके अपने घर आता है। उसकी पत्नी सुरेश को अपनी बनाई हुई राजमा चावल देती है। सुरेश राजमा चावल खाता है तो उसे राजमा चावल बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी पत्नी से राजमा चावल की पढ़ाई करने लगता है। सीमा, क्या राजमा चावल बनाई हो? ओहो, ऐसा राजमा चावल हमारे भैया बनाए।
सुरेश अगली सुबह जमींदार के घर जाता है और उनसे पैसे मांगता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं आपको थोड़े ही दिन में लौटा दूंगा। जमींदार फिर सुरेश को कुछ पैसे उधार पे दे देता है। सुरेश फिर अपना ठेला लगाता है और उस ठेले पर राजमा चावल बेचना शुरू कर देता है। सीमा ठेले पर राजमा चावल बनाती, सुरेश सभी को राजमा चावल खाने को देता है। इसी तरह सुरेश अपना राजमा चावल बेचकर काफी अमीर बन जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।